हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और एपिसोड नहीं भाई, धमाकेदार एपिसोड है जिसमें हम कवर करने वाले हैं भाई टॉप 21 एमसीक्यूज। और पेपर भाई यहीं से आने वाला है क्योंकि ये एमसीक्यूज भाई सीबीएसई में पिछले 3 सालों में बहुत बार रिपीट हुए हैं। सैंपल पेपर को बेटा बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करके ये 21 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ। करना आपको सिर्फ ये है कि भाई मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक के अंदर इन एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर लिखने, आंसर भी इसमें बताऊंगा और मैच करना आखिर में आपने 21 में से कितने करे हैं ठीक। जल्दी से शुरू करते हैं भाई एपिसोड को और देखते हैं कि आपका क्या है रिजल्ट। कमेंट में बता देना बेटा 21 में से कितने एमसीक्यू हुए ठीक। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड गारंटी द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है भाई, सेक्टर की बात हो रही है तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बेटा। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से आया है ऑर्गेनाइज सेक्टर पे क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों को बताना है बेटा इसका करेक्ट आंसर। यहां दे रखे हैं आपको टोटल 4 पॉइंट, इन 4 में से कौन सा सही है। पढ़ते हैं भाई। पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा वेजेस, वो जो सैलरी मिलती है उन्हें। प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी, जब वो भाई प्रेग्नेंट है तो उसको उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट को हमें करना है प्रोटेक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, और आखिरी पॉइंट है पेमेंट ऑफ वन टाइम बोनस टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज, जिसको भाई ग्रेचुटी भी बोला जाता है। तो इन चारों में से कौन सी चीज ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होनी ही चाहिए, ये है आपके पास ऑप्शन। जल्दी से भाई ऑप्शन को देख के राइट आंसर बता दो। 3 सेकंड दे रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो भाई ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। वैसे तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज भी होना चाहिए, बट उसका लेना देना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा 1, 2 एंड 4 पार्ट 1, 2 एंड 4, ये हो गया ऑप्शन सी, ये है करेक्ट। और अगर आपने भी ये किया था तो बेटा 1 मार्क दे दो अपने आप को। लास्ट में देखेंगे 21 में से क्या स्कोर आया आपका। ये आ गया भाई सेकंड एमसीक्यू, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री के अंदर बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 4 लिस्ट हैं। ये रहे उन चारों के नाम और हमें बताना है कि इन चारों में से एजुकेशन किस लिस्ट में आता है। जल्दी से बता दो बेटा आंसर। चैप्टर है फेडरलिज्म, बुक पॉल साइंस। बेटा एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती, इसलिए एजुकेशन के डिसीजन को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लेती हैं। और ऐसे लिस्ट, ऐसे डिसीजन आते हैं बेटा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ये है इसका करेक्ट आंसर, ये है बेटा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। और अगर आपने भी ये किया है तो बेटा 1 नंबर और दे दो अपने आप को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आ गया थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें भाई एचडीआई रैंक आती है। ये दे रखे हैं आपको 4 बेसिस। जल्दी से बेटा आंसर सोच लो कि करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका आंसर। बेटा ये है 4 ऑप्शन। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे तो नहीं करता बेटा, चैप्टर है डेवलपमेंट। सेकंड है एजुकेशन, भाई बिल्कुल ठीक है। हेल्थ भी ठीक है। थर्ड बैंकिंग, बेटा यहां हो गए गलत। थर्ड ऑप्शन आ गया एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, ये हो गया भाई बिल्कुल सही। आंसर सी इसका सही है। और इसमें एजुकेशन के अंदर ये लोग देखते हैं 2 चीजें, पहला लिटरेसी रेट और दूसरा होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। और हेल्थ में भी 2 चीजें होती हैं, पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और दूसरा होता है इनफैंट मोर्टालिटी रेट। तो 2 पॉइंट एजुकेशन में आते हैं, 2 हेल्थ में और 1 पर कैपिटा इनकम। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी आ सकता है। चलो भाई ये हो गया हमारा एमसीक्यू। अब आगे बढ़ते हैं। एक जर्मन फिलोसोफर्स की बात की हुई है, इनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। ये बेटा बिलोंग करते थे किस फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट से। ये हैं इनके 4 ऑप्शन। चैप्टर है बेटा नेशनलिज्म इन यूरोप। जल्दी से सोच के बता दो, फिर मैं बताऊंगा करेक्ट आंसर और डिस्कस करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं सोशलिस्ट, रोमांटिसिस्ट, लिबरलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट। तो बेटा ये है चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक रोमांटिसिज्म से, इसलिए ये है रोमांटिसिस्ट। ऐसी फिलोसफर जो कि लैंग्वेज, कल्चर, सॉन्ग, डांस को एम्फेसाइज करते हैं नेशन स्टेट बनाने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक और एमसीक्यू के साथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग BMI,
ठीक है, इकलौता ऐसा क्वेश्चन भाई जहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है एसएसटी के अंदर। चैप्टर डेवलपमेंट, बीएमआई क्या देखता है भाई? ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, बॉडी कॉम्पोजिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन। 4 ऑप्शन दे रखे बेटा सामने स्क्रीन पे, जल्दी से बता दो क्या है करेक्ट आंसर। 2 सेकंड में मैं बता रहा हूं, सोचो भाई क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। बीएमआई भाई अरे करेक्ट आंसर है इसका असेसमेंट ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, और पेपर के अंदर हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो फॉर्मूला भी देख लो यहां पर। BMI इज इक्वल्स टू वेट, और वेट होना चाहिए बेटा केजी में अपॉन हाइट, और बेटा हाइट होनी चाहिए इन मीटर। इसका करना है स्क्वायर और डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा BMI का। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई इकोनॉमिक्स से। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यहां आइए 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है भाई, डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, पावर शेयरिंग, पॉल साइंस के लिए। स्टेटमेंट 2, डिवीजन ऑफ पावर हेल्प करती है रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। भाई दोनों स्टेटमेंट सही है यहां पर, लेकिन 4 ऑप्शन है और ये थर्ड और फोर्थ, सी और डी ऑप्शन में ये भी बताना है कि क्या ये वाली स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और बेटा ऐसे एमसीक्यूज को करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट के बाद यहां पर लगा दो बिकॉज, और बिकॉज लगाने के बाद अब दोनों स्टेटमेंट साथ में पढ़ो। डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। भाई सेंस बन रही है ना? बिल्कुल बन रही है भाई, तो ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो गया सी सही, कि सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ये भी सही किया था भाई, ये भी यही सोचा था, बहुत बढ़िया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक। हमारी कंट्री के अंदर जो बैंक हैं जो कि बिलोंग करते हैं फॉर्मल सेक्टर से, वो लोन देते ही क्यों है? प्राइमरी पर्पस उनका क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट भाई, कंपीट करने के लिए विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर जनरेट करने के लिए प्रॉफिट फॉर प्राइमरी सेक्टर ओनली, टू इंक्रीज इनकम ऑफ एमएनसीज, या फिर आखिरी ऑप्शन है बेटा टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। बैंक क्यों देता है लोन? इन 4 में से बेटा एक सही है, और जल्दी से सोच लो, करेक्ट आंसर बता रहा हूं विद इन 2 सेकेंड्स। बेटा इन तीनों में बैंक का कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा लोन देने का। बैंक सिर्फ लोन देता है सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि विद दैट लोन, जिसको बोलते हैं क्रेडिट, उस एक्टिविटी को करके लोग जो लोन लेते हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, बिजनेस करते हैं, और देश का वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर था भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी, भाई एनर्जी की बात हो रही है तो चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें जियोथर्मल होता है बेटा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइप। तो लद्दाख के अंदर बेटा, लद्दाख की कौन सी वैली के अंदर जियोथर्मल एनर्जी है? ये है 4 ऑप्शन, पार्वती, सोलांग, स्पीति या फिर पूगा। ये सारे ऑप्शन आपने कभी ना कभी सुने होंगे। घूमने की भी सारी अच्छी जगहें हैं, और बेटा यहां पर अभी घूमने के बेटा बाद में सोचना, पहले बोर्ड का एग्जाम दे लो। पार्वती, सोलांग और स्पीति बेटा तीनों जगह लद्दाख में नहीं है। पूगा वैली इज द करेक्ट आंसर, जहां पर जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, और ऐसी जगहों को बेटा हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकरण एक गुरुद्वारा है मनाली के पास, पार्वती वैली के पास, वहां भी ऐसी एनर्जी मिलती है। ये है इसका करेक्ट आंसर, पूगा वैली। भाई ये आ गया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री से ना आए ऐसा नहीं हो सकता, जिसके अंदर आपको कुछ इवेंट्स दिए होते हैं और आपको लगाना होता है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि पहले कौन हुआ था और बाद में क्या हुआ था, सिर्फ इतना बताना है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, नेशनलिज्म इंडिया में स्वराज पार्टी बनी थी विद इन कांग्रेस। बनाने वाले 2 लोग, CR दास, मोतीलाल नेहरू, और ये बनी थी बेटा 1920 में। 1920 के नवंबर के काउंसिल इलेक्शन लड़ने थे इन्हें। लाहौर सेशन कब हुआ था भाई? 1929 में, और इस सेशन में डिमांड रखी गई थी किस चीज की बेटा? पूर्ण स्वराज की। जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। गांधी इरविन पैक्ट, जिससे कि सीडीएम कॉल्ड ऑफ हो गया था, ये हुआ था बेटा 1931 में, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है 1930 की। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाई थी दलित को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये आ गए चारों ईयर्स।
अब सोचते हैं बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड, देन फोर्थ, फिर थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, मिल गया भाई करेक्ट आंसर। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा हिस्ट्री से, यूरोप से भी आएंगे और इंडिया से भी आते हैं। भाई ये लो, हिस्ट्री की बात की थी, हिस्ट्री का एक और एमसीक्यू आ गया, लेकिन इस बार आया प्रिंट कल्चर से। और भाई क्या करना है इस एमसीक्यू में, हमें भाई मैचिंग नहीं करनी, हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, मतलब किस ऑथर के सामने उसकी बुक लिखी हुई है। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे बुक लिखी हुई है, जैसे कि ज्योतिबा फूले सोशल रिफॉर्मर थे, अमर जीवान ये इनकी बुक है? नहीं बेटा, अमर जीवान तो लिखी थी रशुंदरी बाई देवी ने, सुदर्शन चक्र ने लिखी थी सच्ची कविताएं, और ये भाई बिल्कुल सही है, ये है करेक्टली मैच्ड पेयर, और इसका आंसर है बी पार्ट। बेटा प्रिंट कल्चर से बुक्स और ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया की डेट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस चैप्टर की बुक्स ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये आ गया एक और एमसीक्यू, और इसमें लिखी है दो स्टेटमेंट, और फिर से भाई हिस्ट्री ने लाइन लगा रखी है, और यहां से आ गया भाई हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप से एमसीक्यू कि एक्ट ऑफ यूनियन जो भाई 1707 में आया था, जिससे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक्ट था ये, जिससे कि बन गया था भाई रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बिल्कुल सही है भाई स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट 2, इंग्लैंड वांट्स टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लिश भाई जो कि डोमिनेटिंग ग्रुप था, ये है भाई ब्रिटेन यूनिफिकेशन। और अगर ब्रिटेन यूनिफिकेशन अभी समझ नहीं आई है ना, तो बेटा वीडियो अपलोडेड है ब्रिटेन यूनिफिकेशन की, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, फिर दोबारा नहीं बोलोगे कि समझ नहीं आया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब या तो सी होगा या डी होगा। अब आपको सोचना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, और बताया अभी बताया क्या करना है, बिकॉज लगा देना कि एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के अंदर, उससे बना ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बिकॉज इंग्लैंड अपनी इंपोज करना चाहता था इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड क्या भाई, उसने तो थोड़े दिनों के बाद आयरलैंड पे भी कर दी थी इंपोज अपनी इन्फ्लुएंस। तो इसका भाई एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं? भाई बिल्कुल सही है, इंग्लैंड चाहता था इंपोज करना, तभी बना यूके। तो इसका आंसर है भाई सी पार्ट। और जो सी पार्ट सोच रहे थे भाई बिल्कुल सही सोच रहे थे आप लोग। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू में चलेंगे, एक और एमसीक्यू, दो स्टेटमेंट, और भाई चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का। भाई कंप्लीट एसएसटी के एमसीक्यूज ढूंढ के लाया हूं आपके लिए, चारों बुक से, सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड विच ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। ये भाई पता है कहां है? लैंड यूटिलाइजेशन एक टॉपिक दे रखा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, बुक के अंदर एक डायग्राम बना होगा फ्लो चार्ट, वहां पर है ये। एरिया सोन लेस देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। भाई ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि यहां पर लेस नहीं आना था, मोर आना था, ध्यान रखना। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया हमें देता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, ये वाली हो गई ट्रू। तो 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है भाई रेफरेंस। टॉपिक रिवाइज हो गया भाई ये भी, और यहां आ गई भाई मैचिंग, पॉल साइंस की मैचिंग आई है भाई। क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। भाई हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर डिवाइड होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। और भाई वर्टिकल वाले को बोलते हैं फेडरल डिवीजन। सोशल डिवीजन ऑफ पावर भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जांपल है बेल्जियम का। और पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन होना, इसका मतलब इलेक्शन होना। ये हो गई भाई मैचिंग। अब आंसर क्या सही होगा भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 का 4, 1 का 4 मतलब ए का 4, भाई ए का 4 तो एक ही ऑप्शन है, डी पार्ट हो गया भाई करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और भाई यहां आगे मुस्लिम लीडर्स की बात, इसका मतलब भाई चैप्टर है हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। भाई मुस्लिम लीडर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स थे मुस्लिम रिलीजन के, वो कंसर्न्ड थे अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम। उनको लग रहा था कि भाई वो अगर इंडिया में रहेंगे तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी बन के रहेंगे। और ऐसा क्या रीजन क्या था भाई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से पढ़ लो और बताओ भाई क्या होगा। पहला दे रखा है डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज में। दूसरा, कांग्रेस उनको भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहती थी। तीसरा, वो डर रहे थे कि उनका कल्चर और आइडेंटिटी हमेशा से हिंदू मेजोरिटी के अंदर माइनॉरिटी बना रहेगा, सबमर्ज्ड रहेगा। और आखिरी भाई उनकी सोच हमारे पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिसी थी कांग्रेस की, उनसे बहुत डिफर करती थी, अलग थी। 4 ऑप्शन है।
भाई करेक्ट ऑप्शन है इसका सी पार्ट। वैसे तो बी भी सही है, कांग्रेस नहीं दे रही थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन बेटा ये बात की बात है, पहले उनको ऐसा लगा कि वो माइनॉरिटी रहेंगे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका कल्चर और आइडेंटिटी हमेशा सबमर्ज रहेगी। और भाई ये जो आग लगी थी मुस्लिम्स के दिमाग में, दिलों में, जहन में, ये भाई लगाने के रीजन भी ब्रिटिशर ही थे। उनकी पॉलिसी थी भाई डू एंड डाई, डिवाइड एंड रूल। भाई एक और आ गया एमसीक्यू, यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिलीव इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन। चैप्टर भाई जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ऐसी कौन सी फिलोसफी है जिन चारों में से जो कि भाई वुमेन की इक्वालिटी के लिए सोचती है? और भाई एग्जाम्पल आंसर है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट भाई जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का एमसीक्यू है, जिसमें भाई हम लोग ये मानते हैं कि इक्वालिटी मैन या वुमेन के लिए, दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलनी चाहिए दोनों को, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ आ गया एक और एमसीक्यू अनक्लास फॉरेस्ट के ऊपर। चैप्टर है भाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी से। अनक्लास फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच रीजन? भाई हमारी गवर्नमेंट ने टोटल 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट बनाए हुए, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। और रिजर्व और प्रोटेक्टेड को साथ में परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन सबके स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां देख सकते हो आया हुआ है, छोड़ के मत जाना भाई। और अगर बुक में ना मिले ना, नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ भेज दूंगा भाई, नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ आपको मैसेज करना है, कमेंट करना है फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन, भाई आंसर सही है ए पार्ट, क्योंकि भाई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात में मिलते हैं ये फॉरेस्ट। बाकी अदर स्टेट में अदर टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, उसके लिए भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना। आ गया भाई एक और एमसीक्यू, और यहां पर फिर आ गया भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, हिस्ट्री से ये। सबसे पहले भाई साइमन कमीशन कब आई थी इंडिया के अंदर? भाई साइमन कमीशन आई थी 1928 में। पूर्ण स्वराज की डिमांड लाहौर में हुई थी भाई 1929 में, दिसंबर की बात थी भाई। और ये देखना कितना आसान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लिख के ही दे दिया। और चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी जब इंडिया लौटे तो उन्होंने भाई शुरू में कुछ सत्याग्रह किए थे, और इसका आंसर है भाई 1917। सारी डेट आ गई भाई, 1917, 1928, 29। सबसे पहले हो गया बेटा फोर्थ, और बेटा देखो फोर्थ में एक ही है, डी सही हो गया। फोर्थ, फिर थर्ड, फिर वन और फिर टू, भाई डी बिल्कुल सही है भाई। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत जाना बेटा, इसके लिए आपको टाइमलाइन चाहिए होती है। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट। भाई ये तो बहुत इजी है, ये तो भाई आप 1 सेकंड में बता दोगे जल्दी से भाई। वन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन पार्टी सिस्टम? भाई बिना सोचे समझे चाइना टिक कर दो। चाइना ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ एक पार्टी है, ठीक है। इंडिया मल्टी पार्टी है, और ये दोनों भाई 2 पार्टी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पिछले साल ही आया है बोर्ड के अंदर। तुम सोचते हो इतना आसान कहां देगा सीबीएसई? भाई लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इस साल हो सकता है 2 पार्टी आ जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डेवलपमेंट का, एक और ऐसा क्वेश्चन जिसमें है थोड़ी सी मैथ्स। क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई? 4 इंडिविजुअल हैं, चारों की एवरेज पर कैपिटा इनकम है 5000, मतलब भाई एवरेज इनकम दे रखी है, जिसमें से 3 की दे रखी है इतनी, हमें भाई चौथे की निकालनी है, थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आप लोग क्या करो भाई, जो फोर्थ इंडिविजुअल है ना उसकी इनकम को भाई लेट कर लो एक्स, जैसे मैथ्स में करते हैं। ठीक है, अब भाई एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है जिसमें हम सबकी इनकम को प्लस करते हैं। भाई 4500 प्लस 6500 प्लस 2000 प्लस में एक्स, जो कि भाई चौथे वाले की हो गई, डिवाइड कर दो जितने इंडिविजुअल हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है? अगर आपको फोर्थ वाले की दी होती, एवरेज पूछी होती, तो प्लस करके डिवाइड कर देते। एवरेज दे रखी है 5000, 5000 यहां लिख दो, और इस साइड कर दो भाई टोटल। ठीक है, 4500 प्लस 6500 हो गया बेटा 11000, 11000 प्लस 2000 हो गया बेटा 13000, प्लस में एक्स डिवाइड में 4। भाई थोड़ी सी ट्रांसपोजिंग कर दो, ये 4 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बन जाएगा 20000। यहां था बेटा 13000 प्लस में एक्स, इसको ले जाओ यहां जाके हो जाएगा -20 -13, 7000 आ गई बेटा एक्स की इनकम। और यहां 7000 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई, ऑप्शन सी 7000 भाई करेक्ट है।
लास्ट 3 साल से। ऐसा नहीं, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। छोड़ के मत जाना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो समझने के लिए। चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे। भाई मुन्नी अटेंड करती है अपना ऑफिस सुबह 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक, सैलरी मिलती है रेगुलर, साथ में प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है और सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी वगैरह फुलफिल हो रही है। इसका मतलब कौन सा सेक्टर है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है भाई। ऐसा सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट की सारे रूल्स रेगुलेशन माने जाए उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। चलो भाई, भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि भाई जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्होंने तो आंसर बता दिया होगा, और अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी सोच रहे होगे भाई इंडिया की HDA रैंक 130 दे रखी है बुक में, लेकिन भाई CBSE ने चेंज कर दिया और ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जिसकी एक वीडियो सेपरेट बेटा अवेलेबल है मेरे चैनल पे। इंडिया की करंट HDA रैंक है बेटा 132, और गूगल मत करना क्योंकि गूगल पे 134 आएगा। बट बेटा हमें गूगल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है NCERT में क्या लिखा है, क्योंकि CBSE NCERT के बेसिस पे जज करेगी। तो इंडिया की नए सिलेबस के हिसाब से बेटा करंट HDA रैंक है 132, गलत मत कराना। और भाई इसी के साथ हो गए हमारे 21 MCQs। जल्दी से कमेंट में बता दो बेटा 21 में से कितने हुए सही, और अगर सारे सही है ना बेटा आप लोग बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हो, और अगर कुछ गलती हुई थी तो आगे नहीं होगी। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में, एक और एपिसोड में, एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा कर दो, अपडेट करता रहूंगा, वीडियो आती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।